पृथ्वी। यही वो जगह है जहां इंसान पले बढ़े हैं। पर यह हमेशा कायम नहीं रहेगी। अगर कहीं से एक विशाल मेटेरॉइड आया तो धरती पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर खतरा सिर्फ मीटियोर से नहीं है, धरती खुद बदलेगी। या तो इस पर बर्फ जम जाएगी या ये बहुत गर्म हो जाएगी। और हमारा सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सच ये है कि बहुत जल्दी धरती पे जीने के हालात पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इस यूनिवर्स में बचे रहने के लिए हमें चाहिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें दूसरी दुनियाओं में जाना होगा। अगर हमें बचे रहना है तो हमें आसपास रहने लायक अलग अलग प्लैनेट्स खोजने पड़ेंगे। तो क्या हम गैलेक्सी में एक नया घर खोज पाएंगे? क्या हम कोई दूसरी पृथ्वी खोज पाएंगे? विज्ञान शो पेश करता है फाइंडिंग न्यू अर्थ। सदियों से हमें अपने सोलर सिस्टम में कुछ गिने चुने प्लैनेट्स ही पता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स हजारों नई दुनियाएं खोज रहे हैं, वो भी एलियन स्टार एक्सोप्लैनेट्स के आसपास। हमें बड़ी तादाद में एक्सोप्लैनेट्स मिल रहे हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे ही कई स्टार्स भी हैं और गैलेक्सी में सैकड़ों अरब स्टार मौजूद हैं। क्या ऐसा कोई स्टार है जहां इंसान जाकर बस और फल फूल सकता है? जो इस खतरनाक यूनिवर्स से हमें सुरक्षा दे सकता है? कोई दूसरी पृथ्वी? क्या कहीं कोई दूसरी पृथ्वी मौजूद है? ऐसा हो तो मजा आ जाए। अगस्त 2016 एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐलान किया कि दूसरी पृथ्वी हमारी उम्मीद से भी करीब हो सकती है। एक प्लैनेट जो सूरज के सबसे करीबी पड़ोसी तारे का चक्कर लगा रहा है। ये है एक रेड ड्वार्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी। पता चला कि हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी तारे का एक एक्सोप्लैनेट है। ये सिर्फ 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि हम सच में वहां पर जा सकते हैं और खोजबीन कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने इस प्लैनेट का नाम उस स्टार पर रखा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, या शॉर्ट में प्रोक्सिमा बी। एक दुनिया जो बहुत कुछ पृथ्वी की तरह लग रही है। जिस तरह वो अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर काट रहा है, हमें पता चला कि इसका मास पृथ्वी से 1.3 गुना है, यानी ये पृथ्वी के साइज जितना ही है। हम जिन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, उनमें से ज्यादातर जुपिटर की तरह गैस जायंट्स ही हैं। ऐसे में प्रोक्सिमा बी एक अनूठी खोज है। पृथ्वी के आकार का एक प्लैनेट, लेकिन साइज में पृथ्वी जितना होने का मतलब ये नहीं कि ये पृथ्वी जैसा है। अगर वो सही मायने में दूसरी पृथ्वी है, तो तारे से उसकी दूरी भी एकदम सही होनी चाहिए। जहां जीवन पनप सकता है, या जिसे लोग गोल्डीलॉक्स रीजन भी कहते हैं, इसमें स्टार से एक खास दूरी होनी चाहिए। वो इतना करीब नहीं होना चाहिए कि स्टार की गर्मी से हम जल जाएं या सारे लिक्विड्स भाप बन जाएं, और इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि ठंड से सब कुछ जम जाए। इसका मतलब है एकदम सही जोन होना चाहिए। क्या प्रोक्सिमा बी इसी रीजन में है? क्या वहां पानी लिक्विड रूप में है?
प्रॉक्सिमा सेंटूरी बी अपने स्टार का 11.2 दिनों में चक्कर लगाता है। अगर हम धरती की तुलना करें तो ये 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्टार इस प्लेनेट के बहुत करीब है, जबकि सूरज धरती से काफी दूर है। पृथ्वी सूरज से करीब 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर उसका चक्कर काटती है। प्रॉक्सिमा बी इससे 20 गुना करीब है। वो अपने स्टार से करीब 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये लगेगा कि प्रॉक्सिमा बी तो तारे की गर्मी से झुलस जाता होगा और उसे बहुत ज्यादा गर्मी सहनी पड़ेगी। पर प्रॉक्सिमा बी का सूरज हमारे सूरज से बहुत अलग है। वो हमारे सूरज से आधा गर्म है, 2760 डिग्री सेल्सियस वाला। वो करीब 8 गुना छोटा भी है। ये एक एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार है। प्रॉक्सिमा बी जिस एम डॉर्फ के पास है वो बहुत कम चमकीला है, उतना गर्म नहीं है, इसलिए नजदीक से उसका चक्कर काटा जा सकता है। फिर भी प्रॉक्सिमा पर टेम्परेचर उतना ही बना रहता है जितना धरती पर प्रॉक्सिमा बी का हैबिटेबल जोन में होना काफी नहीं है। इसका वैसे का वैसा बने रहना जरूरी है। इसे समझने के लिए प्लेनेटरी साइंटिस्ट नीना लांजा पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क आई है। ये एक पेड़ का फॉसिल है, करीब 20 करोड़ साल पुराना। ये दिखाता है कि पृथ्वी इतने समय से रहने लायक थी। शुरुआती फॉसिल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पृथ्वी कम से कम करीब 4 अरब सालों से सूरज के हैबिटेबल जोन में है, पर हमारी ऑर्बिट बंद नहीं है। तो गोल्डीलॉक्स जोन में पृथ्वी की पोजीशन सिर्फ सूरज और उससे हमारे जुड़ाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस पर सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट का भी असर है। खास तौर पर जुपिटर, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, और वीनस, क्योंकि वो हमसे नजदीक है। वीनस का ग्रेविटेशनल इफेक्ट और जुपिटर का मैस धरती की ऑर्बिट पर असर डालता है। ये धरती को कभी धकेलता तो कभी खींचता है। इससे सूरज और धरती के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी की ऑर्बिट पर जुपिटर और वीनस का असर इन चट्टानों पर साफ दिखता है। हमारी ऑर्बिट में जो भी बारीक बदलाव आते हैं, उससे पृथ्वी का क्लाइमेट बदला है। ऑर्बिट में हुए छोटे से बदलावों से धरती पर आइस एज शुरू और खत्म हुई है, और ये सेडिमेंटरी रॉक के अलग अलग मिनरल्स में नजर आता है। पर बड़े बदलावों से हमारे प्लेनेट बेकाबू होकर गर्म हो जाते हैं, या जमकर ठोस हो जाते हैं, या पूरी तरह सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम पृथ्वी जैसे दूसरे प्लैनेट्स खोजते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो जिस सोलर सिस्टम में हैं, उनमें प्लैनेट की ऑर्बिट पृथ्वी जैसी हो, ताकि वो लंबे समय तक एक जैसी रहे। रेड ड्वार्फ के चारों तरफ प्रॉक्सिमा बी की संकरी ऑर्बिट उसे रहने लायक बना सकती है, पर यह पृथ्वी से बहुत अलग होगा। यहाँ आसमान पर तारे छाए रहते हैं। वो समुद्रों और पहाड़ों को अजीब सी लालिमा से ढक देते हैं। तो प्रॉक्सिमा बी वो दूसरी पृथ्वी हो सकती है जिसे हम खोज रहे हैं। पर 2017 में डिम रेड ड्वार्फ स्टार में एक ऐसा धमाका हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिससे प्लेनेट रेडिएशन से ढक गया। एक मेगा फ्लेयर नजर आई। वो सोलर फ्लेयर जैसी थी, पर उसमें कहीं ज्यादा ताकतवर थी, पर असल में वो स्टार को भी मात दे सकती थी। जब हमारे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड उलझ जाती है, तो उसके सोलर फ्लेयर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। पर मेगा फ्लेयर हमारे सूरज के सबसे तेज फ्लेयर से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक एम ड्वार्फ स्टार पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे अपने सूरज से कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है। इसका मतलब जब इसके फ्लेयर होते हैं तो वो कई ज्यादा एनर्जी निकालते हैं।
साइंटिस्ट मानते हैं कि इस तरह के मेगा फ्लेयर प्लैनेट को खत्म कर सकते हैं। रेडिएशन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से तहस-नहस कर देता है और प्रॉक्सिमा बी पर ये मेगा फ्लेयर मोटे तौर पर साल में एक बार जरूर आते हैं। रेड ड्वार्फ स्टार बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं। वो अपने प्लैनेट की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते। तो अगर कभी प्रॉक्सिमा बी पर कोई एटमॉस्फेयर रहा होगा तो वो इस तरह के धमाकों में कब का खत्म हो चुका होगा। इस तरह प्रॉक्सिमा बी पर अंतरिक्ष के तरह तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। एटमॉस्फेयर धूप और छांव के बीच टेम्परेचर ग्रेडियंट को गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए जहां धूप होती है वहां चिलचिलाती गर्मी होती है और पास ही अगर छांव है तो वहां पर फीली सर्दी है। एटमॉस्फेयर के बिना प्रॉक्सिमा बी एक बंजर इलाका बन जाएगा जो अपने स्टार के भयानक रेडिएशन से परेशान होगा। यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। शायद प्रॉक्सिमा बी में दूसरी धरती होने की सारी संभावनाएं हैं, पर असल में ये एक सुखी सी जगह है। ऐसी जगह जहां का एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है, पानी भी उड़ चुका है। इसकी वजह यही है कि वो अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। प्रॉक्सिमा बी भले ही सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है, पर ये इकलौता ऑप्शन नहीं है। मानवता का भविष्य एक ऐसे बेमिसाल स्टार सिस्टम पर टिका हो सकता है जो हमसे बस 40 लाइट ईयर दूर है। हमने एक बहुत ही कमाल का सिस्टम खोज लिया है जहां बसने की एक नहीं बल्कि 7 जगहें हैं। – 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स एक नए ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप या ट्रैपिस्ट से आसमान में छानबीन कर रहे थे। उन्हें एक तारे का टिमटिमाना अजीब सा लगा। इसकी वजह थी एक प्लैनेट की छाया। ये प्लैनेट अपने स्टार की डिस्क से एक ऑर्बिट में एक बार गुजरता है, जिससे एक छोटा सा इक्लिप्स होता है। थोड़ी देर के लिए उस तारे की रोशनी कम हो जाती है। साइंटिस्ट्स को पास के रेड ड्वार्फ स्टार में झिलमिलाहट नजर आई, धरती से सिर्फ 40 लाइट ईयर दूर। ये इस टेलीस्कोप का खोजा पहला एलियन सिस्टम था जिसे कहा गया ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। ट्रैपिस्ट-1 की ये खोज एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी क्योंकि हम लोगों को एक साथ 7 एक्सोप्लैनेट्स मिल गए थे। पर क्या इन 7 प्लैनेट्स में से एक भी इंसानों के रहने लायक है? ट्रैपिस्ट सिस्टम ने जो खोजा है उसमें तरह तरह की क्लाइमेट है। जो सबसे अंदरूनी है वो शायद सबसे ज्यादा गर्म है। ये समझ लीजिए कि वो लावा से भरी दुनिया है। सबसे दूर जो है वो बर्फ से ढकी दुनिया होगी। पर जो बीच में मौजूद प्लैनेट है डी, ई और एफ, इनमें संभावनाएं नजर आ रही हैं। ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर लगा रहे 3 प्लैनेट्स में इंसानों के लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। वो अपने स्टार से एकदम सही दूरी पर हैं और उनकी सतह पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस हैं। पर क्या ये प्लैनेट्स लिक्विड वाटर वाली एक पथरीली दुनिया है? साइंटिस्ट इन प्लैनेट के ट्रांजिट या सफर पर नजर रखते हुए सुराग खोज रहे हैं। वो सही टाइमिंग और झिलमिलाहट के जरिए इन प्लैनेट के मैस और साइज को नाप रहे हैं। जब हमें मैस और साइज मिल जाएगा तो हम डेंसिटी का पता लगा सकते हैं, और जब डेंसिटी का पता चल जाएगा तो पता चल सकता है कि वो किस चीज से बना है। डेटा से एक बहुत कमाल की बात पता लगती है। इन प्लैनेट्स पर खूब पानी है, समुद्रों का एक संसार। वहां पृथ्वी से 250 गुना ज्यादा पानी है। ये साइंस की एक हैरत से भरी कामयाबी है, क्योंकि हमें न सिर्फ 7 ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स वाला एक सिस्टम मिला है, बल्कि इस बात के सुराग भी मिले हैं कि कई प्लैनेट्स में भरपूर मात्रा में पानी हो सकता है। इनमें से एक प्लैनेट को नई पृथ्वी माना जा रहा है।
ये स्टार से सिर्फ करीब 43 लाख किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा है ट्रैपिस्ट 1e। ट्रैपिस्ट 1e की बनावट से पता चलता है कि इसमें धरती की तरह बहुत ही बड़ी सी आयरन कोर मौजूद होगी और इस बात के चांसेस बहुत हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होगी। पृथ्वी की तरह ट्रैपिस्ट 1e में बचाव करने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। वो एटमॉस्फेयर को तबाह करने वाले भयानक सोलर विंड और तेज धमाकों को रोकती होगी। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी बहुत अच्छी बात है। ये उस स्टार के हमलों से प्लैनेट को बचाती होगी जिसका वो चक्कर लगा रहा है। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के उलट ट्रैपिस्ट 1 स्टार अजीब तरह से शांत नजर आता है। ट्रैपिस्ट 1 काफी पुराना और बहुत ही शांत सा स्टार है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरह इसे विशाल फ्लेयर्स का सामना नहीं करना पड़ता है। डेटा दिखाता है कि ट्रैपिस्ट 1 में विशाल समुद्र हो सकते हैं और एक बचाव करने वाला एटमॉस्फेयर और इंसान के बसने लायक टेम्परेचर। पर वहां रहना धरती पर रहने जैसा कतई नहीं रहेगा। ट्रैपिस्ट सिस्टम के बारे में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो हमारे सौर मंडल की तरह नहीं है। ये प्लेनेट एक दूसरे से काफी पास है और इतना पास होने की वजह से इनकी ऑर्बिट बहुत तेज और छोटी है। ट्रैपिस्ट 1e का एक पूरा साल धरती के 6 दिन के बराबर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ दिन इतनी तेजी से बीत रहे हैं कि बाद एक के बाद एक। आज आपका बर्थडे है और कल फिर आपका बर्थडे आ जाता है। हैप्पी बर्थडे। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी जल्दी जल्दी आ रही है। आप भूल जाते हैं, आपका सिर चकराने लगता है। और इस अजीब से एलियन वर्ल्ड में एक्सप्लोरर ऐसे नजारे देख रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। कई मायनों में ये किसी साइंस फिक्शन का आसमान लगता है। ऐसी चीजें नजर आती हैं जिन्हें हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। वहाँ आसमान में आप देखें तो आपको दूसरे प्लैनेट्स नजर आएंगे, जैसे धरती पर हमें चांद नजर आता है। और यही नहीं, आप उन प्लैनेट के कॉन्टिनेंट्स भी अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। पर क्या ये प्लैनेट हमारे लिए इतना सही हो सकता है? तो मान लीजिए कि ये एक बसने लायक प्लैनेट है। ये अपने स्टार के करीब है, पर जब कोई सोलर सिस्टम इतना कंप्रेस्ड होता है तो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनमें से एक दिक्कत है टाइडल लॉकिंग। ट्रैपिस्ट 1e अपने स्टार से कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा है। मुमकिन है कि उसमें टाइडल लॉक हो, यानी इसका एक साइड हमेशा स्टार की तरफ ही हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ लगातार दिन होगा और इसका ये असर होगा कि धरती पूरी तरह तपती रहेगी, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पर वहाँ दूसरे हिस्से में लगातार रात रहेगी। इसका मतलब है कि वो बर्फ से ढकी एक वीरान दुनिया होगी। और ट्रैपिस्ट 1e की दिक्कतें कोई छोटी मोटी नहीं लग रही। अगर वहाँ एक तरफ दिन रहेगा या दूसरी तरफ रात रहेगी, तो जहाँ रात रहेगी वो हिस्सा इतना ठंडा हो जाएगा कि जम जाएगा, यानी उसका एटमॉस्फेयर भी जम जाएगा। बर्फीली रात वाले हिस्से में ट्रैपिस्ट 1e के एटमॉस्फेयर की गैसें जमकर बर्फ बन जाएंगी, जबकि लगातार दिन वाले हिस्से की गैसें जम जाएंगी। एटमॉस्फेयर पतला होता जाएगा और खत्म ही हो जाएगा। और ट्रैपिस्ट 1e जरा भी रहने लायक नहीं बचेगा। मान लीजिए कि हमें किसी स्टार का चक्कर लगाता हुआ एक सही प्लैनेट मिल भी जाता है, तो वो स्टार किस तरह का और कहां चक्कर काट रहा है, ये बात बहुत मायने रखेगी। इसी से तय होगा वो प्लैनेट रहने लायक है या नहीं। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद हमारा भविष्य ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में नजर नहीं आता। इसीलिए काफी कुछ पृथ्वी जैसे प्लेनेट की खोज जारी है। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में हमें काफी कुछ पृथ्वी जैसी दुनिया नजर आई, पर वो जिस स्टार के चक्कर काट रहा है वो सूरज की तरह नहीं है। तो हमें सूरज जैसे स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता पृथ्वी जैसा एक प्लैनेट ढूंढना होगा। दूसरी पृथ्वी खोजने के लिए हमें दूसरा सूरज भी चाहिए।
मिल्की वे। यहाँ मौजूद है अरबों खरबों स्टार, कुछ धीमे तो कुछ धमाकेदार रेड ड्वार्फ हैं, कुछ है थोड़े वक्त तक रहने वाले जलते हुए विशाल तारे। पर बीच में है हमारे सूरज जैसे तारे। एक बात तो तय है कि अगर हमें दूसरी पृथ्वी की तलाश करनी है तो हमें सूरज जैसे किसी स्टार के आसपास के प्लेनेट देखने होंगे। हमारे सूरज जैसे स्टार शांत और स्टेबल हैं और लंबे समय तक कायम रहते हैं, और ऐसे प्लेनेट रहने लायक हो सकते हैं जो दूर हों और टाइडल लॉकिंग से बचे रहें। अगर हमारे सूरज जैसा स्टार हो तो उसके किसी प्लेनेट पर इंसानों के बस पाने की उम्मीद ज्यादा होगी। हम प्लेनेट की खोज में हैं, स्टार्स के हैबिटेबल जोन में, वो स्टार जो हमारे सूरज जैसा हो और हमें उसके अंदर दुनिया दिख रही है। जैसे कि केपलर 452b 1800 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट जो हमारे सूरज जैसे तारे का चक्कर लगा रहा है। किसी स्टार के चारों तरफ आपको पृथ्वी से मिलती जुलती ऐसी ऑर्बिट कहाँ मिलेगी? उसका साल 385 दिन का है, हमारा दिन 365 दिन का है। ये तो बिल्कुल धरती की तरह हुआ। ये प्लेनेट अपने स्टार का चक्कर उतनी ही दूरी पर लगा रहे हैं जितनी कि पृथ्वी हमारे सूरज का, और ये हमारे लिए घर जैसा हो सकता है। केपलर 452b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, तो अगर वहाँ लिक्विड वाटर हुआ तो वहाँ हो सकते हैं समुद्र, झीलें, नदियाँ, धाराएं हो सकती हैं, नीला आसमान और बादल भी मिल सकते हैं। बढ़िया बात है, पर केपलर 452b धरती से बहुत बड़ा है। केपलर 452b हमारे लिए दूसरी पृथ्वी की तरह हो सकता है, पर इसका आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ये दुनिया हमारी धरती से 5 गुना ज्यादा बड़ी है और करीब 60% ज्यादा चौड़ी है। साइंटिस्ट्स केपलर 452b जैसी विशाल दुनियाओं को सुपर अर्थ कहते हैं। इनका साइज पृथ्वी से 1.5 या 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इनका मास धरती से शायद 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है। हमने अब तक जितने भी पथरीले प्लैनेट्स देखे हैं उनमें से आधे से ज्यादा सुपर अर्थ है। जब हमने एक्सोप्लैनेट्स की खोजबीन शुरू की, उसके पहले हमें ये तक नहीं पता था कि सुपर अर्थ मौजूद है। अब पता चल रहा है तो आम बात है। सुपर अर्थ का होना हमारी धरती के होने से भी ज्यादा आम बात हो सकती है। यानी जब हम रहने लायक दुनिया तलाशें तो हमें सुपर अर्थ पर नजर जरूर डालनी चाहिए। क्या ये पृथ्वी जैसा विशाल प्लैनेट हमारा दूसरा घर हो सकता है? इस तरह के प्लेनेट में हमारी दूसरी पृथ्वी होने के कई गुण मौजूद हैं। ये हमारे सूरज जैसे किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है। ये हैबिटेबल जोन के ठीक बीचों बीच है, पर दिक्कत ये है कि कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, जिनमें से एक है प्लेनेट का मास। केपलर 452b के साइज का इसकी ग्रेविटी पर गहरा असर पड़ता है। क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण धरती से 2 गुना ज्यादा होगा। इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी की वजह से इस प्लैनेट पर इंसानों का बसना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना आपको पृथ्वी पर पसंद नहीं है। इस तरह के प्लैनेट पर ऐसे काम और मुश्किल हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ कचरे का वजन पृथ्वी की तुलना में दुगुना होगा। उसे उठाना कोई आसान काम नहीं होगा। वहाँ सुपर ह्यूमन का होना तो पॉसिबल है, पर आम इंसान वहाँ बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और हम इस प्लैनेट की सतह पर अटक जाएंगे। अगर आप किसी तरह किसी सुपर अर्थ की सतह पर लैंड कर जाएं, तो आपके लिए नीचे उतरना बड़ा आसान होगा, पर वापस चढ़ना या खड़े होना उतना आसान नहीं होगा। आज भी धरती को छोड़ना हमारे लिए कितना मुश्किल है। कितने विशाल इंजन और रॉकेट लगते हैं। इंजीनियरिंग के ऐसे करिश्मे जो हमें स्पेस में ले जाते हैं, इसमें 2 गुनी ताकत लगेगी। केपलर 452b से बाहर आने में
उस पर दिक्कत ये होगी कि केपलर 452b का एटमॉस्फेयर धरती से बहुत ही ज्यादा अलग होगा। वो प्लैनेट कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसी से तय होगा कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा होगा। अगर उसका मास बहुत ज्यादा है और ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत सारी हवा को रोक पाएगा। उसका एटमॉस्फेयर कहीं ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा मोटा होगा, ज्यादा डेंस और सतह पर ज्यादा प्रेशर होगा। एक मोटा एटमॉस्फेयर स्टार की गर्मी को कैद कर लेगा। सतह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म होगा और प्रेशर इतना भयानक कि वहां रहने का सोचा भी नहीं जा सकता। ये मुमकिन है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत ही छोटा हो। इससे बहुत ही जोरदार ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ होगा। वक्त के साथ ये और ज्यादा गर्म होता चला जाएगा। शायद दूसरी पृथ्वी को ढूंढते हुए हमने एक दूसरा वीनस ढूंढ निकाला हो। भले ही सुपर अर्थ का काम बड़ा ही मजेदार हो, पर इनकी भयानक ग्रेविटी हमें वहां जीने नहीं देगी और वहां के मोटे एटमॉस्फेयर में हम जी नहीं पाएंगे। अब तक हमने जितनी भी दुनियाएं खोजी हैं, उनमें रहा नहीं जा सकता। क्या हो अगर हमारा नया घर कोई प्लेनेट ना हो? ऐसा हो सकता है कि दूसरी पृथ्वी एक्सोप्लैनेट ना हो। मुमकिन है कि वो एक्सोमून हो। जब चांद की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बेकार ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में कई ऐसे मून हैं जो अपने आप में बेमिसाल हैं। हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे मून मिलते हैं जिनमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक रहने लायक प्लेनेट में होने चाहिए। टाइटन में एटमॉस्फेयर है और इसका खतरनाक वेदर सिस्टम है। गैनीमीड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसकी लिक्विड आयरन कोर की वजह से पैदा हुई है। यूरोपा और एनसेलेडस में भारी मात्रा में पानी मौजूद है। पृथ्वी पर रहने के लिए जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है वो इन अलग अलग मून्स में बिखरे हुए हैं। अगर आपको इन सारी खासियतों वाला एक एक्सोमून मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दूसरी पृथ्वी साबित होगी। सन 2017 द केपलर टेलीस्कोप को मिला 8000 लाइट ईयर दूर सूरज जैसा एक स्टार, और प्रोफेसर डेविड किपिंग और उनकी टीम ने इस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट को देखा। यह था केपलर 1625b। केपलर ने जितने भी हजारों प्लैनेट्स खोजे हैं, केपलर 1625 उनमें से एक था। पर एक मून हंटर के तौर पर हमें इसमें दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि ये प्लैनेट जुपिटर के जितना बड़ा था। ये अपने स्टार से काफ़ी दूर है और इसकी ऑर्बिट तकरीबन गोल है, यानी एक्सोमून में हमें जो कुछ चाहिए वो इसमें मौजूद है। एक्सोप्लैनेट केपलर 1625b एक इंसानों के ना बसने लायक गैस जायंट है, बिल्कुल जुपिटर की तरह। पर यह हैबिटेबल जोन में है और इसका मतलब इसके मून भी इसी जोन में होंगे। बदकिस्मती से इन एक्सोमून को देखना बहुत ही मुश्किल है। केपलर ने जिस तरह एक्सोप्लैनेट खोजे उसका ताल्लुक प्लैनेट के साइज से है। जहाँ तक मून का सवाल है, ये थोड़ा और भी मुश्किल रहा होगा क्योंकि वो छोटे होते हैं और उन्हें पहचानना और भी मुश्किल है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है गैनीमीड, जो जुपिटर के चारों तरफ है। ये धरती के 40% जितना बड़ा है। हमें बहुत ही मुश्किल से इस तरह के प्लैनेट मिलते हैं, इसीलिए साफ है कि एक्सोमून के खोजबीन एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। सन 2018 में टीम ने बहुत ही ताकतवर हबल स्पेस टेलीस्कोप को ये काम सौंपा। इस डेटा के जरिए किसी भी मून की हल्की सी छाया को भी ध्यान से देखा गया। अगर कोई एक्सोमून प्लेनेट का चक्कर काट रहा है तो कभी वो स्टार का चक्कर काटते हुए प्लेनेट के आगे होता है, कभी स्टार का चक्कर लगाते हुए प्लेनेट के पीछे होता है। आपको अलग अलग जगह पर उसके रास्ते में ट्रांजिट डिप नजर आते हैं। और टीम ने एक सिग्नल पहचाना। एक नहीं बल्कि दो एक साथ चक्कर काट रहे हैं।
ये दुनिया के पहले एक्सोमून के खोजे जाने का सबूत था। ये कमाल की खोज थी। मैं अपनी सारी जिंदगी एक्सोमून्स की खोज करता रहा हूँ। 10 सालों से हम लगातार खोजबीन कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कुछ तो मिलेगा। सच में ये खोज और ये ऐलान वाकई कमाल का था। इससे ये तो पक्का हो गया कि हमें धरती जैसे ऑब्जेक्ट मिल्की वे में जगह जगह मिल सकते हैं। इससे हमें एक मकसद मिला, खोजबीन का एक नया चैलेंज मिला। इस एलियन एक्सोमून पर आसमान पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं होगा। नज़ारों के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत जगह होगी। आप आसमान में देखेंगे तो आपको एक विशाल रिंग प्लैनेट मंडराता नजर आएगा। एक दुनिया जो पृथ्वी की तरह हो सकती है, वो दूसरे प्लैनेट का चक्कर काट रहा है। पर इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्लैनेट और मून दोनों स्टार से एकदम सही दूरी पर हैं और हम ये मान रहे हैं कि उसकी सतह पर लिक्विड वाटर मिलना चाहिए, पर लगता यह है कि मून और ये प्लैनेट गैसों से बने ऑब्जेक्ट हैं और इसी वजह से उनकी सतह सॉलिड नहीं होगी। हालांकि इस मून पर शायद इंसानों का बसना मुमकिन नहीं है, पर गैलेक्सी में अपने जैसी किसी दूसरी दुनिया को खोजने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हमें एक्सोप्लैनेट के चारों तरफ एक्सोमून मिल जाते हैं तो इससे ये पक्का हो जाता है कि इंसानों के रहने लायक दुनिया बड़ी तादाद में मिल सकती है। हमें ज्यादा सटीक मेजरमेंट्स चाहिए। उसके बाद देखिएगा यूनिवर्स में ढेर सारे एक्सोमून नजर आएंगे। पर इन दुनियाओं का पृथ्वी की तरह दिखना ही काफी नहीं है। दूसरे स्टार के पास अगर हमें पृथ्वी जैसे प्लेनेट मिल जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, पर पृथ्वी जैसे होने का मतलब है कि वो कितनी बड़ी है, क्या वहाँ पर लिक्विड वाटर है और अपने स्टार से उसकी दूरी क्या है। ये सब है तो बहुत ही अच्छा, पर इतना काफी नहीं है। किसी प्लेनेट का कॉम्पोजिशन उसे हमारा घर बना सकता है या सिर्फ रिजेक्ट करवा सकता है। एक परफेक्ट दुनिया और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में फर्क होता है। जोर शोर से दूसरी पृथ्वी की तलाश जारी है। हमने भयानक रेड ड्वार्फ सिस्टम को भी परखा, सुपर अर्थ को भी और एलियन एक्सोमून को भी, पर अब तक पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिला। बहुत सारी शर्तें हैं जिस पर उसका खरा उतरना जरूरी है, जैसे कि सूरज जैसा कोई स्टार, ऐसी ऑर्बिट जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर एकदम सही हो, एक ठोस सतह जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर कायम रह सके। पर कोई प्लेनेट बाहर से भले ही पृथ्वी जैसा दिखे, हो सकता है वो अंदर से वैसा ना हो। हमारी दुनिया को एक चीज सबसे अनूठा बनाती है और वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी से हमारा प्लेनेट काबू में है। पृथ्वी का क्लाइमेट इसके मटेरियल्स के साइकिल पर निर्भर करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी के धमाकों की वजह से धरती के पिघले हुए अंदरूनी रूप और सतह के बीच मूव करते हैं। इन साइकिल से धरती का टेम्परेचर कायम रहता है और इसका एटमॉस्फेयर भी बना रहता है। अगर हमें धरती जैसा कोई प्लैनेट खोजना है तो उसमें जियोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसमें अपना कार्बन साइकिल और कुदरती चीजों को चलाए रखने की काबिलियत होगी ताकि वो रहने लायक और सस्टेनेबल बने। पर हमें कैसे पता चलेगा कि प्लेनेट के अंदर क्या हो रहा है? इसका सुराग पूरी दुनिया में फैली एक चीज से हासिल किया जा सकता है, पहाड़ों से। ये जो पहाड़ होते हैं ये इस बात का संकेत है कि ये प्लैनेट अभी जिंदा है और इसकी सतह के नीचे अभी भी कई प्रोसेस चल रहे हैं।
जब किसी प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तब पहाड़ बनते हैं। और हालांकि एक्सोप्लैनेट कई लाइट ईयर दूर होते हैं, पर एस्ट्रोनॉमर ये पता लगा सकते हैं कि उनकी सतह चिकनी है या उस पर पहाड़ी चोटियां हैं। ये पहाड़ी चोटियां उभरती हुई नजर आ जाती हैं और प्लेनेट किस दिशा में घूम रहा है ये इस बात से तय होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा या थोड़ा सा छोटा नजर आएगा और उसकी छाया किस तरह से बन रही है। लेकिन इस टेक्निक से इस पथरीली दुनिया को खोजने के लिए बहुत ही बारीकी मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और रात को उसमें रोशनी कर दी गई है। अब अगर आपको रोशनी कम होते हुए दिखाना है तो आप क्या करेंगे? पूरी बिल्डिंग के एक ऑफिस के ब्लाइंड्स 1/3 नीचे कर देंगे, तो इस तरह से कुछ रोशनी कम हो जाएगी। हम अपने ऑब्जर्वेशन में भी इतनी ही बारीकी से काम करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूर से जा रही कार की हेडलाइट के सामने मच्छर उड़ रहा है और उससे लाइट में फर्क आ रहा है और आपको उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लाइट में ऐसे बारीक से बदलाव दिखा सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट सेहतमंद है, वो एक्टिव है। पर इस तरीके का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने हो। क्या एस्ट्रोनॉमर तारों की रोशनी का इस्तेमाल करके किसी भी प्लैनेट की जियोलॉजी का पता लगा सकते हैं? हम मानते हैं कि प्लैनेट्स मोटे तौर पर उसी समय बने हैं जबकि स्टार्स बने हैं। वो मटेरियल के एक ही विशाल क्लाउड से बने हैं। अगर आप किसी स्टार की कंपोजिशन का पता लगा लेते हैं तो उन वैल्यूज के सहारे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी प्लैनेट की तरह है या नहीं। एस्ट्रोनॉमर स्टार की लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में बांटकर पता लगा सकते हैं कि स्टार में कौन से केमिकल एलिमेंट मौजूद हैं। और अगर उस स्टार के चारों तरफ प्लैनेट है तो उनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी वैसा ही होगा। कॉम्पोजिशन एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट रहने लायक है। ये कॉम्पोजिशन असल में उसकी जियोलॉजी को बताता है। पथरीले एक्सोप्लैनेट्स उन्हीं बेसिक इंग्रेडिएंट से बने हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे केमिकल एलिमेंट से। अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस बदल दें तो प्लैनेट भी एकदम बदल जाएगा। अगर हमें किसी पथरीले प्लैनेट की कंपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है तो हम इससे कुछ क्लूज का पता लगा सकते हैं, जैसे कि उस पर प्लेट टेक्टोनिक्स हैं या नहीं। नई रिसर्च से पता चला है कि जिन एक्सोप्लैनेट्स में बहुत ज्यादा सिलिकॉन और सोडियम होता है वो धरती से एकदम अलग तरह की चट्टानें बनाते हैं। इससे एकदम ठोस सख्त प्लैनेट बनते हैं जहां प्लेट टेक्टोनिक्स रुक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहती है और इसके भयानक नतीजे होते हैं। अगर जियोलॉजी एक्टिव नहीं होगी तो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर वीनस जैसा होगा और इस तरह वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। वो गर्म होता चला जाएगा, गैस चट्टानों से गर्म होती चली जाएगी, उनका बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा और यहाँ जीवन पनपना मुश्किल होगा। सबसे बुरी बात, ये प्लैनेट प्रेशर कुकर की तरह बन जाएगा जो कभी भी फट सकता है। अगर हम किसी प्लैनेट के कॉम्पोजिशन को बदल दें तो इसका असर उसकी टेक्टोनिक सिस्टम पर होगा। प्लैनेट से गर्मी के निकलने का तरीका बदल जाएगा, गर्मी जमा होती चली जाएगी और एक दिन अचानक क्रस्ट के अंदर एक बड़ा धमाका होगा। प्लैनेट की ठोस क्रस्ट टूट जाएगी, लावा का समुद्र बह निकलेगा और ग्रीन हाउस एटमॉस्फेयर सतह को उबाल देगा। हमारे भविष्य के घर का इस तरह भयानक अंत हो जाएगा। इससे पहले कि हम ये ऐलान करें कि ये दूर की दुनिया इंसानों के रहने लायक है, हमें ये पता लगाना होगा कि इन प्लैनेट्स का कॉम्पोजिशन क्या है। पर एक और चीज है जिससे कोई प्लैनेट पृथ्वी जैसा बन सकता है, एक ना दिखने वाली शील्ड जो अंतरिक्ष के खतरों से उसे बचाती है, उसे गर्मी देती है
और जीवन देने वाला पानी भी और एटमॉस्फेयर भी। दूसरी पृथ्वी की खोज में हमें मिल रहे हैं कई तरह के प्लैनेट, पर कोई प्लैनेट पृथ्वी की तरह तभी हो सकता है जब वो हमारी सभी जरूरतों पर खरा उतरे। अगर आप सचमुच किसी दूसरी पृथ्वी को खोजना चाहते हैं तो आपको ऐसा प्लैनेट खोजना होगा जिसका मैस और साइज पृथ्वी जैसा हो और वो सूरज जैसे किसी स्टार के चक्कर काट रहा हो ठीक उतनी ही दूरी पर, उसका एटमॉस्फेयर हमारे जैसा हो, उसकी सतह पर बहुत सारा पानी हो, वो भी लिक्विड फॉर्म में। बस इतना ही। और जो जरूरतें हैं, इसमें एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये प्लेनेट को टेम्परेचर के बड़े और भयानक बदलावों से बचाता है। ये छोटे एस्ट्रॉइड के आकर टकराने से भी बचाता है। ये प्लेनेट को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। ये सही मायनों में प्लेनेट के चारों तरफ एक शील्ड होती है जो हमें बाहरी स्पेस से बचाती है। यही नहीं, इसमें सही तरह का एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। अगर ये जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो प्लेनेट की सतह उबलने लगेगी, वो धंसने लगेगी, भयानक हालात होंगे। हमारे अपने सोलर सिस्टम को देखिए। सूरज के हैबिटेबल जोन में 3 अलग प्लेनेट शामिल हैं, वीनस, अर्थ और मार्स। पर मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, वहाँ बहुत सर्दी है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है और वहाँ बहुत गर्मी है। धरती अकेला प्लेनेट है जहाँ ये सब हालात एकदम सही हैं। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने मोटे तौर पर अंदाजा ही लगाया था कि क्या इन एक्सोप्लैनेट में एटमॉस्फेयर है, पर अब हम सीधे इनकी जांच कर सकते हैं। पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स में हम खोज रहे हैं पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। हमें किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को देखना है और स्टार की चमक को देखना है, तो इसके लिए बहुत ही बारीक टेक्नोलॉजी चाहिए और एकदम सटीक मेजरमेंट। एस्ट्रोनॉमर एटमॉस्फेयर का पता तब लगा पाते हैं जब प्लैनेट किसी स्टार के सामने से गुजरता है। लाइट का एक छोटा सा हिस्सा प्लैनेट के किनारों पर चमकता है और उसके एटमॉस्फेयर के पार भी। जब वाटर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स स्टार की लाइट की कुछ खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब ऐसा होता है। अगर हमें किसी स्टार की लाइट चमकती नजर आए, प्लैनेट के चारों तरफ चमके, तो हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि क्या उसका अपना एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर की खासियत क्या है, वो कितना गर्म है, वो किससे बना है। इस तरह हम पता लगा पाते हैं कि एटमॉस्फेयर वैसा है या नहीं कि उस प्लैनेट की सतह पर इंसान का रहना पॉसिबल हो। अब तक हमने ऐसा कोई एक्सोप्लैनेट नहीं देखा जिसका एटमॉस्फेयर हमारी जरूरतों के मुताबिक हो, पर ये हालात अब बदलने वाले हैं। अप्रैल 2018 में नासा ने पृथ्वी जैसे प्लैनेट खोजने के लिए एक बहुत नया मिशन शुरू किया। टेलीस्कोप अगर बड़ा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, पर ये हमेशा सही नहीं है। नासा का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस। इसमें असल में छोटे कैमरे लगे हैं जो आसमान के सबसे चमकीले तारों पर नजर रख रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सबसे चमकीले तारे सबसे नजदीक वाले भी तो हैं। टेस के जरिए इन स्टार की स्टडी करके नासा को उम्मीद है कि वो हमारे गैलेक्टिक पड़ोसियों में बसने की कुछ उम्मीदें देख पाएगा। टेस अगले 2 सालों तक पूरे आसमान पर अपनी पैनी नजर रखेगा। इस तरह हमें उन प्लैनेट्स के बारे में भी पता चलेगा जो हमारे आसपास हैं। अगर उन पर कोई मजेदार या काम की चीज नजर आती है तो उस पर बड़े कैमरों से खोज शुरू कर दी जाएगी। सारी दुनिया के साइंटिस्ट्स अगली जनरेशन के टेलीस्कोप बना रहे हैं ताकि एक्सोप्लैनेट एस्ट्रोनॉमी की गहरी स्टडी की जा सके। हमारे कुछ आइडियाज हैं और हम आने वाले कुछ डेकेड्स में ऐसे टेलीस्कोप बनाने वाले हैं जो इतने बड़े और इतने एडवांस्ड होंगे कि वो इस तरह की खोजबीन कर पाएं। जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन। ये हबल से 7 गुना ज्यादा पावरफुल है।
इससे हम पूरी गैलेक्सी में प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर पर नजर रख पाएंगे। मुमकिन है इससे हम कोई दूसरी पृथ्वी भी खोज पाए। हम इन एटमॉस्फेयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पार्ट पर नजर रखेंगे। वेब टेलीस्कोप को इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मेरे हिसाब से एक बहुत ही जरूरी मिशन है, जिससे हमें पृथ्वी जैसे प्लैनेट खोजने में काफी मदद मिल पाएगी। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप भी है। अभी भी पृथ्वी के जोड़ीदार की तलाश जारी है और हर रोज लगता है कि जल्द ही वो मिल जाएगा। 30 साल पहले हमें एक भी एक्सोप्लैनेट का पता नहीं था। आज हजारों का पता चल चुका है। आगे जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे उनकी मदद से हम हजारों बल्कि लाखों या कहें कि अरबों एक्सोप्लैनेट्स का पता लगा सकेंगे। क्योंकि हमारा मकसद है पृथ्वी को छोड़ना और कई तारों पर इंसानी सभ्यता को बसाना। इंसान होने की सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे भीतर कमाल की क्यूरोसिटी है। ये जो क्यूरोसिटी है ये हमें खोजबीन के लिए प्रेरित करती है, चाहे धरती हो या हमारा सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी के पार कुछ खोजना हो। हम लंबे समय से इन प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं, पर अभी अभी ये सफर शुरू हुआ है।